दोस्तों नमस्कार। मैं दोस्तों भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। मैं सीए में सीएस सीएम में और हाल में बेटा मेरी एमकॉम कंप्लीट हुई है। इग्नू से मैंने की, क्योंकि सीएस के बाद इग्नू से अगर आप एमकॉम करते हैं तो 4 ही पेपर्स देने, क्योंकि मुझे पीएचडी करनी थी इसलिए मुझे एमकॉम करनी पड़ी, नहीं तो मैं एमकॉम करने से मुझे एज सच कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बेटे मैंने जितने भी कोर्सेज किए लंदन के, अमेरिका के, बेटे जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो हर किसी कोर्स में मुझे मिला। तो बेटे आज एक रिविजनरी वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूं। तो बेटे उस रिविजनरी वीडियो में मैं आज आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बातें कर रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कह दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह दें, कुछ भी कह दें, ज्यादा बेटर वर्ड तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। बेटे ये बड़ा ही कीमती टॉपिक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने अपनी लाइफ में, ध्यान तो सुनना, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा किसी पेपर में कि इस टॉपिक से ना पूछा गया हो। इतना इंपॉर्टेंट है। जो एग्जामिनर पेपर बनाता है इस टॉपिक को छोड़ देता है, उस एग्जामिनर के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है मेरे बेटे। इतना कीमती टॉपिक है। तो आइए मैं आज इस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि हल्की फुल्की और ज्यादा वैल्यू एडिशन हो। बेटे इतना इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज एक्ट 2013 को कंपेयर करूं कंपनीज एक्ट 1956 के साथ, तो बेटे 1956 के एक्ट में इट इज नॉट कंपल्सरी। बेटे ये कंपल्सरी नहीं था। इट इज नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर consolidated balance sheet or consolidated financial statements, but बेटे as per Companies Act 2013 now it is very much necessary. Now it is very much necessary to prepare consolidated balance sheet and financial statements. तो देखते हैं। आइए जी, मैं इस टॉपिक में मैंने बेटे 24 कंसेप्ट्स लिए। जैसे आपको मालूम ही है कि मैं सभी क्लासेस में सभी चैप्टर्स को कंसेप्ट के हिसाब से डिवाइड करता हूँ। तो बेटे ये रिविजनरी वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर रहेगा। मैं ओवरव्यू जरूर दूंगा, कई बार गहराई में जाऊंगा। और बेटे फेस टू फेस की क्लास अगर आप देखेंगे, अगर फेस टू फेस की क्लास देखें तो बेटे मैं 7-8 क्लासेस ले लेता हूँ। और पेन ड्राइव देखें तो मैंने 7-8 क्लासेस 2.5 घंटे की क्लासेस ली हुई है। इसके साथ साथ बेटे YouTube में मैंने अपने वीडियोस डाले, आप वहां से भी देख सकते हैं। बेटे हमने इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। 15 क्वेश्चंस बेटे थ्योरी के भी दिखा रहा हूं, 15 क्वेश्चंस थ्योरी के। और उसके साथ थ्योरी के साथ बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने बेटे 35 लिए मेरे बच्चे। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, सी बी क्यूज की बात कर रहा हूं। बेटे 35 है, बेटे 35 है, बेटे 35 है। तो कहने का मतलब है अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करना चाहें तो वो भी मैंने भरमार दी। और कहते हैं कि भूपेश आनंद की बुक से ही पेपर आता है बेटे। तो इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि सारे कंसेप्ट्स मैंने कवर किए हैं, तो बेटे लगभग वही पॉइंट्स होंगे जो मैं कराऊंगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज हम थोड़ा सा रिविजनरी वीडियो शुरू करेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर एक कंपनी, इफ एनी कंपनी होल्ड्स, अगर कोई भी एक कंपनी, फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी, मैं कह रहा हूं कोई भी एक कंपनी
if any company holds 51% or more, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैंने फेस टू फेस में बताया कि कंपनी होल्डिंग कैसे बन सकती है, ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, बेटे इफ एनी कंपनी होल्ड्स 51% और मोर ऑफ अनदर कंपनी इक्विटी शेयर्स, बेटा लॉ में 51% नहीं लिखा, वहां लिखा है मोर देन 50%, क्योंकि बेटे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में एनुअल जनरल मीटिंग में 51% की मेजॉरिटी होनी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। तो मैं ये कहूंगा दिस कंपनी विल बी नेम्ड एज होल्डिंग कंपनी, जो कंपनी होल्ड कर रही है, और जिस कंपनी में होल्ड किए गए बेटे उसको बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। ध्यान से बेटे, मैंने अपनी फेस टू फेस की क्लासेस में 8-9 क्लासेस में ये चैप्टर मैंने कराया, बड़े सारे क्वेश्चंस कराए, और इस 1 घंटे के रिविजन वीडियो में मैं आपको बेसिक कंसेप्ट और पूरा रिफ्रेश कराना चाह रहा हूँ। तो पहली बात, एक बात हमें समझनी है कि इस चैप्टर में मैं आपको कितने कंसेप्ट दिखाऊंगा और उनकी बातें क्या होंगी, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए बेटे, 24 कंसेप्ट हम कवर करेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, थर्ड है जी कंसेप्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन, कंसेप्ट 4 है सपनों वाली बैलेंस शीट, व्हाई वी प्रिपेयर सपनों वाली बैलेंस शीट, कंसेप्ट 5 हाउ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल और कैपिटल, कंसेप्ट 6 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, बेटे 2 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, प्री एंड पोस्ट, कंसेप्ट 7 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट को देखेंगे क्या होता है, कंसेप्ट 8 प्रेजेंटेशन क्या होती है बेटे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की, 9 कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। बेटे इसी तरह से मैंने फिर कंसेप्ट नंबर 11 से एडजस्टमेंट्स स्टार्ट कर, जैसे पहली एडजस्टमेंट नंबर 1 है टाइम एडजस्टमेंट, और बेटे दावा इस बात का है जिस तरह से मैंने कंसोलिडेशन कराया है उस तरह से कोई नहीं करा रहा, खाली रटवाया जा रहा है, आपको लॉजिक्स और कंसेप्ट्स नहीं बताए जा रहे। मैं आपको कंसेप्ट्स बताऊंगा, मैं आपको लॉजिक्स बताऊंगा, मैं आपको पीपीटीज दूंगा, मैं आपको थ्योरी के क्वेश्चंस कराऊंगा, और दावा रखूंगा कि अगर आप ये 35, 40, 50 क्वेश्चंस मेरे कर ले तो पेपर में आप पास होंगे। बेटे इसी दावे से तो मैंने YouTube में वीडियोस डाले, है किसी का दम जो YouTube में वीडियोस डाले, क्योंकि बेटे क्वालिटी पता चल जाती ना एक टीचर की, अगर दम हो तो आप चेक करें, हमारे किसी भी टीचर ने कंसोलिडेटेड की वीडियोस नहीं डाली, स्पेशली जो CS पढ़ा रहे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप समझदार है। आइए मैं ये सारी एडजस्टमेंट्स मैंने डिस्कस की बेटे, लेक्चर्स लिखे 8, 6, 7 लग जाते, कंसेप्ट 24, थ्योरी क्वेश्चंस, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, अभी हम इन सभी चीजों पे आएंगे। मैं बस ये चाहता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लॉ ये कहता है कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स करती है दूसरी कंपनी में, जैसे रिलायंस है, जैसे यूनिलीवर है, यूनिलीवर बेटे अमेरिका की कंपनी, और उसने चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड, पूरे अर्थ प्लैनेट में अलग अलग तरह की कंपनी अपनी 100% सब्सिडी बना दी है। हिंद लीवर हिंदुस्तान में, पाक लीवर पाकिस्तान में, नेपाल लीवर नेपाल में होगी। तो बेटे ये कंपनीज, जो कंपनीज दूसरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है, कंट्रोल करती है, बेटा कंट्रोल कैसे होता है, खाली शेयर से थोड़ी होता है, अगर आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को होल्ड कर लो, मेजर डिसीजन आप लो, आप उस कंपनी की वोटिंग पावर ले लो, तो बेटे आपका उस पर कंट्रोल हो जाता है। आपने कभी कठपुतली देखी है, कठपुतली बेटे, कठपुतली
कठपुतली का नाच देखा है बेटा? ये कठपुतली मान लो ये ऊपर नीचे होती रहती है, कठपुतली कठपुतली। अब ये जो इंसान है ना, ये पतला सा धागा इसने लिया होता है पुतली के साथ, और वो जेब में उसका हाथ होता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, टक 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 टक। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पहचान ही नहीं पाते कि कौन हिला रहा है। बेटे मैं भी नहीं पहचान पाया, लेकिन बेटे उनका हिलना कोई और कंट्रोल कर रहा है। जैसे मैंने कहा राजा की जान तोते में है, राजा की जान तोते में है। तोते की गर्दन मोड़ोगे तो राजा की गर्दन मुड़ेगी, तोते को मारोगे तो राजा मरेगा। इसका मतलब कंट्रोल किसके पास है? तोते के पास है राजा का। बिल्कुल इसी तरह से एक कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, और कंट्रोल करने का एक रास्ता है इक्विटी शेयर्स खरीद ले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर ले। तो मैं अपनी क्लासेस में आपको ये कहूंगा कि होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है इफ वन कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% of voting power in any other company, then the company which is holding, जो कंपनी होल्ड कर रही है, is named as होल्डिंग कंपनी। उसको हम कहेंगे कि भाई ये होल्डिंग कंपनी है। और जिस कंपनी में शेयर्स होल्ड किए जाएंगे उसको क्या कहेंगे? सब्सिडरी कंपनी। और बेटे कंपनीज एक्ट 2013 में इट इज कंपल्सरी, सुनना ध्यान से, 1946 में नहीं था, टू प्रिपेयर कंबाइंड और मैं कहूं कंट्रोल्ड और मैं कहूं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों बेटे? बेटे लॉ ये कहता है कि आप उस कंपनी को 51% से ज्यादा होल्ड करते हो, तो आप जो चाहोगे वैसा उस कंपनी के साथ कर सकते हो। इसका मतलब वो कंपनी तो नाम की कंपनी है, इसका मतलब आप उसकी होल्डिंग कंपनी हो, आप उसकी डोमिनेटिंग कंपनी हो। तो आपको कंबाइंड स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी चाहिए। आप अपनी बैलेंस शीट बनाओ तो उनकी बैलेंस शीट भी अपने में मर्ज कर दो, मिक्स कर दो, कंसोलिडेट कर दो और हमें दो, ट्रू पिक्चर दो, जिससे कि इस दुनिया को ट्रू एंड फेयर व्यू मिले मेरे बच्चे। तो बेटे नाउ इट इज कंपल्सरी। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटे बेटे ऐसा समझ लें कि एक कंपनी होल्डिंग कंपनी है, और होल्डिंग कंपनी ने जैसे मैंने आपको फेस टू फेस की क्लासेस में बताया, होल्डिंग कंपनी ने करंट एसेट्स में बेटे इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई या नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई, और बेटे ये इन्वेस्टमेंट 51% से ज्यादा है किसकी? सब्सिडरी कंपनी की। मान लेते हैं सब्सिडरी कंपनी की में 1 लाख इक्विटी शेयर्स और इन्होंने 60,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए। किसके? 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 सब्सिडरी के। किसके? सब्सिडरी के। तो बेटा इसका मतलब ये सब्सिडरी की रियल ओनर कौन है? होल्डिंग कंपनी। बेटे क्यों? क्यों? बेटे ये कंट्रोल कर सकती है उसको, बेटे कठपुतली चला सकती है। तो इस लॉ ये कहता है कि आप क्या करें, आप जब होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनाएं तो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट बंद करके मत दिखाएं। आप क्या करें, इन्वेस्टमेंट को खोल के दिखाएं। जैसा बेटे मैंने फेस टू फेस और पेन ड्राइव में बताया, ये लॉजिक है बेटे, रटना नहीं है, स्टेप्स रटने नहीं है, स्टेप्स बने कहां से वो बता रहा हूं। तो बेटे इन्वेस्टमेंट को खोल के दिखाओ। अब आप ये बताओ, जब आपका किसी कंपनी में कंट्रोल है तो उसके जितने एसेट्स हैं वो आपके, उसकी जितनी लायबिलिटीज हैं वो आपकी। बोलो, सुख भी आपके, दुख भी आपके, सुख भी आपके और दुख भी आपके। बोलो हाँ या ना, तो बोलो। तो बेटे हम क्या करेंगे,
उस इन्वेस्टमेंट की पोर्टली को जो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में आ रही है, उसको इन्वेस्टमेंट की पोर्टली को इन्वेस्टमेंट जैसे नहीं दिखाएंगे, उसको खोल देंगे, उसको खोल देंगे। क्यों बेटे, इन्वेस्टमेंट खाली दिखा दिया तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रही, उसको शो कर देंगे, खोल देंगे। तो बेटे जब खोल के दिखाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए उसमें क्या क्या मिलेगा हमें, होल्डिंग कंपनी को क्या मिलेगा जब उसने इन्वेस्टमेंट्स, और सुनना ध्यान से जी, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी कंपनीज इक्विटी शेयर्स। बेटे जब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स होल्ड किए, मान लेते हैं 100% होल्ड किए, एक समझने के लिए, इसका मतलब बेटे वैसे 51% से 100% होल्ड करें तो बेटे आप होल्डिंग कंपनी माने जाते हो। तो बेटे इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी के जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं बेटे, उसका असली मालिक कौन है, उसका असली मालिक कौन है, होल्डिंग कंपनी। इसलिए होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी चाहिए, तो उसको वो पोर्टली खोल कर दिखानी है। बस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब है पोर्टली खोल कर दिखानी है, पोर्टली खोल कर दिखानी है। इसका मतलब क्या है कि पोर्टली खोलेंगे तो जो एसेट्स और लायबिलिटीज मिलेंगी, उनको एसेट्स को सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स को होल्डिंग कंपनी के एसेट्स के साथ जोड़ दे, सब्सिडरी कंपनी की लायबिलिटीज को होल्डिंग कंपनी की लायबिलिटी के साथ जोड़ दे और इन्वेस्टमेंट ना दिखाएं। यही बात बताई थी बेटे फेस टू फेस की क्लास में। तो बेटे पहला कंसेप्ट मैंने ये बताया, उसके बाद मैंने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स होल्ड कर ले, तो बेटे इसको बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। इसको क्या बोलते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। अगर 100% शेयर्स है तो बेटे फिर तो 100% एसेट्स 100% लायबिलिटीज। मैं कहता हूं कि बजाय 100% के अगर 100 से लेस है, मतलब 51% से लेकर 100% के बीच में कहीं है, 99.99 तक है लो, तो मैं कहूंगा ये सब्सिडरी कंपनी होली ओन्ड नहीं है, पार्शियली ओन्ड है। तो बेटे पार्शियली ओन्ड है तो होल्डिंग कंपनी की दो तरह की होल्डिंग्स हो सकती है, सब्सिडरी दो तरह की हो सकती है। एक फुल्ली ओन्ड का मतलब होली ओन्ड, और दूसरी पार्शियली ओन्ड का मतलब 100 से कम। बेटे इन दोनों केसेस में होल्डिंग कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट खोल कर दिखानी है। अब सुनना जरा ध्यान से, 100% अगर होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं, 100% एसेट्स और 100% लायबिलिटीज हम ऐड कर देंगे सब्सिडी होल्डिंग कंपनी के एसेट्स के साथ। बट अगर 60% होगी या 70% होगी, तो पहले जमाने में क्या होता था, जब हम पोर्टली खोलते थे तो जितने परसेंट होल्ड किए होता था होल्डिंग ने, उतने परसेंट के एसेट्स ऐड करते थे, उतने परसेंट की लायबिलिटीज ऐड करते थे। फिर मैंने फेस टू फेस की क्लास में बताया था कि न्यूजीलैंड में ऐसा होता था, हमारी इंडिया में भी होता था, लेकिन उसके बाद एक नया कंसेप्ट आया था जो मैंने बताया, फुल कंसोलिडेशन। या तो कंट्रोल है और या नहीं है। तो फिर उसके बाद एक प्रचलन चल पड़ा और ये कंपलसरी हो गया कंपनी एक्ट 2013 में भी कि आप जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको फुल कंसोलिडेशन बनाना है। अच्छा बेटा दिक्कत आएगी, जैसे होल्डिंग कंपनी के पास 80% की वोटिंग पावर है सब्सिडरी कंपनी की, तो आप बताइए अगर 80% एसेट्स का होल्ड है लेकिन मैं ऐड कर रहा हूं 100% एसेट्स और 100% लायबिलिटीज,
तो बेटे जो 20% ज्यादा ऐड कर दिया वो होल्डिंग का तो नहीं था, इसलिए उस 20% को मैं अलग से दिखाऊंगा और उसका नाम पड़ेगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बेटे याद आ रहा है, मैंने इसके ऊपर पहला क्वेश्चन कराया था इसको चीज को समझाने के लिए कि फुल कंसोलिडेशन क्या होती है। फिर मैंने कहा था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का लॉजिक क्या होता है। फिर मैंने बताया था पार्शियल कंसोलिडेशन क्या होती है। फिर मैंने कठपुतली का एग्जांपल दिया था और फिर मैंने कहा था आप जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं दिखानी, उसकी जगह एसेट्स और लायबिलिटीज दिखानी है और 100% दिखानी है। और अगर होल्डिंग कंपनी ने 100% होल्ड नहीं किया तो बैलेंस जितना नहीं किया उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और बेटे ये लायबिलिटी साइड में आएगा, बेटे लायबिलिटी साइड में आएगा, करंट लायबिलिटी में आएगा। बेटे सारी बातें बताई और फिर बेटे मैंने आपको बताया कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो अभी अभी बात हो रही थी, या ऐसा समझ लें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट समझ लें या माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझ, कुछ भी समझ लें। को कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटे, इसको कैलकुलेट करने के मैंने आपको सबसे पहले एसिड अप्रोच बताई थी, याद आ रहा है क्या बताई थी कि बेटे मान लेते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 20% है तो मैंने कहा था 20% ऑफ ऑल एसेट्स लिखो, फिर माइनस 20% ऑफ ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज लिखो और फिर यहां पर जो चीज आए इसको बोलो कि ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। और बेटे फिर इसी तरह से मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बताया था कि भाई आपने ये पोटली खरीदी 80% शेयर्स हैं 8 लाख की खरीदी, तो बेटे जब भी हम जो चीज खरीदते हैं उसके खोलने के बाद हमें क्या मिलता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो बेटे लॉजिक बताए थे कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, गुडविल का मतलब क्या है। मतलब मैं कहता हूं एसेट्स मिले 6 लाख रुपए के मान लेते हैं और लायबिलिटीज मिली 1 लाख रुपए की, तो आप बताइए जब मैंने पोटली खरीदी तो मैंने तो 8 लाख दिए और इसमें से मिला क्या क्या मेरे को 5 लाख मिले। 5 लाख ऐसे बेटे 6 लाख के एसेट्स 1 लाख की लायबिलिटी 5 लाख, और बेटे इसका मतलब 3 लाख रुपए मेरे पास बच गए। मैंने कहा मैंने 8 लाख दिए लेकिन मुझे 5 लाख मिला, तो बेटे ये तो कैपिटल लॉस है। बेटे कैपिटल लॉस का क्या मतलब है, गुडविल। बेटे कैपिटल लॉस का मतलब है गुडविल। क्यों, क्योंकि बेटे मैंने 3 लाख रुपए ज्यादा दे दिए, 3 लाख रुपए मैंने ज्यादा दे दिए, 3 लाख रुपए मैंने ज्यादा दे दिए। तो बेटे मैं जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बेटे इस पोटली को खोल के दिखाऊंगा। जैसे दिवाली में अनार होता है ना, अनार से क्या निकलता है, चीजें निकलती हैं, सारे सितारे निकलते हैं। तो बेटे जब मैं इस पोटली को खोलूंगा तो फिर उसमें से एसेट्स और लायबिलिटीज निकलेंगे। तो मैं देखूंगा पोटली कितने की खरीदी थी, पोटली कितने की खरीदी थी पहली बात, और पोटली खोलने के बाद क्या क्या मिला। तो खरीदी थी क्या क्या मिला, अगर बेटे ज्यादा दे दिया तो प्लस आएगा, प्लस कैपिटल लॉस है, प्लस कैपिटल लॉस को बेटे गुडविल भी कहते हैं, और माइनस आएगा तो कैपिटल रिजर्व है बेटे कैपिटल प्रॉफिट भी कहते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, आप जागे हुए हैं ना, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये फ्री डीवीडी है इसलिए जैसे मर्जी कर लो। तो बेटे आप मंद बुद्धि के, आप बाकी लोगों जैसे ही हैं। बेटे ये मेहनत हो रही है, रिकॉर्डिंग रूम में मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ एक उद्देश्य से कि आपको समझ आ जाए। आप YouTube पे वीडियोस देखिए तो सही, आपको मेरी जैसी क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी। बेटे क्या बात करते हैं आप, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो बेटे कैपिटल रिजर्व या कैपिटल लॉस आ सकता है,
मैं आपसे ये कहता हूं सर, एक बात और कहना चाहूंगा कि आप जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएं तो आपको होल्डिंग कंपनी को होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाना, उसकी जगह जो एसेट्स और लायबिलिटीज का हक, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, तो जो हक मिल रहा है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है, बेटे हक माइनस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को का बैलेंस निकाल देंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और उसको कंपेयर करेंगे कि इसके बदले में हमने कितने पैसे पे किए, तो बेटे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकलता है। फिर बेटे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और मैंने कहा था कि आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, याद आ रहा है बेटे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बेटे मैंने कहा था एसेट अप्रोच से तो निकल ही सकता है, बट इट कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ टू अप्रोचेस, दो अप्रोचेस से निकल सकता है बेटे, याद है? तो बेटे हमने क्वेश्चंस भी किए थे, फिर बताया था एसिड अप्रोच, और बेटे एक थी मेरे बेटे कैपिटल अप्रोच। बेटे आप मुझे एक चीज बताओ, 11th क्लास में आपने बैलेंस शीट बनाई थी और बैलेंस शीट की इक्वेशन होती थी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड, होती थी बेटे। तो बेटे आप ये बताओ इसको निकालना हो कैसे आता था, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब या तो मैं एसिड अप्रोच लगाऊं और या मैं इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह ये रिजर्व्स वगैरह ऐड कर दूं, तो बेटे आंसर तो सेम आएगा, लेकिन बेटे एसेट्स हजारों हो सकते हैं मारुति के। तो फिर मैंने कहा था आप एसिड अप्रोच मत लगाना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालते समय या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय, आप कैपिटल अप्रोच लगाना। कौन सी? कैपिटल अप्रोच। और बेटे कैपिटल अप्रोच के लिए मैंने एक बात बोल दी थी कि आप जब भी कैपिटल अप्रोच लगाएं तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके प्रॉफिट जिस दिन शेयर्स खरीदे, क्योंकि बेटे कैपिटल अप्रोच में क्या है, हम शेयर कैपिटल की बातें करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस की बातें करेंगे, तो बेटे हमें पता होना चाहिए ना कि हमने जिस दिन ये पोटली खरीदी, बेटे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 2 सालों की बैलेंस शीट थी, 31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2010 तक की थी। और बेटे 31 मार्च 2009 में आपने उससे पहले शेयर्स खरीद लिए थे। फिर मैंने कहा था दोनों क्वेश्चन की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ, आपने दोनों की बनाई थी, लेकिन बेटे एक में गुडविल 31 मार्च 2009 में अलग निकाली आपने और 31 मार्च 2010 में अलग निकाली। फिर मैंने कहा क्वेश्चन काट दो, क्योंकि जिस दिन आपने जो चीज खरीदी है उसका प्रॉफिट और लॉस उसी दिन निकलता है, तो इसका मतलब उसी दिन तक के एसेट्स लेने हैं या उसी दिन तक के रिजर्व्स लेने हैं। इसलिए मैंने बताने की कोशिश की कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स, एक होते हैं बेटे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और दूसरे होते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। बेटे आराम से, बेटे एक का नाम है प्री और बेटे दूसरे का नाम है पोस्ट। बेटे इसको बाइफिकेट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने मान लेते हैं पोटली जिस दिन खरीदी है उसी दिन तक की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू देखनी है, और अगर हम कैपिटल अप्रोच लगा रहे हैं तो उसमें शेयर कैपिटल, प्रॉफिट्स, रिजर्व्स आ रहे हैं, तो उसी दिन तक के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स चाहिए। उस दिन का मतलब क्या, जिस दिन खरीदी, तो जिस दिन तक खरीदी उस दिन तक के प्रॉफिट्स को हम कहते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और कैपिटल प्रॉफिट्स, और उसके बाद जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो बेटे ये बात भी मैंने समझाने की कोशिश की, क्या समझाने की कोशिश की कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 अप्रोचेस। अब मैं आपको कैपिटल अप्रोच से बता रहा हूं, तो मैंने कहा जी परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी इनटू शेयर कैपिटल, जितनी भी शेयर कैपिटल है सब्सिडरी कंपनी की, ऑफ सब्सिडरी कंपनी प्लस
माइनॉरिटी शेयर, अब इसके फॉर्मेट बेटे पीपीटी अभी बता रहा हूं, माइनॉरिटी शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स प्लस माइनॉरिटी शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, बेटे इसको बोलते हैं टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बस बेटे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बताकर मैं पीपीटीज बताता हूं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए मैंने कहा था गुडविल, बेटे गुडविल और कैपिटल रिजर्व कह दे, या आप इसकी जगह क्या कह दे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बेटे मैं यहां लिखूंगा ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड। बेटे ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स परचेज, इन्वेस्टमेंट की ग्रॉस कॉस्ट क्या है बेटे, कितने की खरीदी थी वो पोर्टली, और उसमें से क्या क्या मिला था। बेटे अब हम एसेट्स लायबिलिटीज नहीं लिख रहे, मैं लिख रहा हूं एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी लिमिटेड शेयर इन शेयर कैपिटल, एच लिमिटेड शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। बेटे पोस्ट नहीं लेने, तभी तो बाइफिकेट किया था, क्योंकि पोस्ट तो शेयर्स होल्ड करने के बाद हुए, शेयर्स एक्वायर करने के बाद हुए, होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशन के बाद हुए। अब बेटे प्लस आ गया तो गुडविल है बेटे, प्लस कब आएगा, मैथमेटिक्स क्या कहती है, जब आप घटा कम रहे और ऊपर वाली चीज ज्यादा है, इसका मतलब आपको नुकसान हो गया, और बेटे यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आएगा। अब इन्हीं बातों को मैं 1 मिनट के लिए आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बेटे मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की बेटे, रिकॉर्डिंग की, यूट्यूब में डाली, आपके लिए पेन ड्राइव बनाई, फेस टू फेस में समझाया, और बेटे अब रिविजनरी वीडियोस बना रहा हूँ। आइए बेटे 1 मिनट के लिए देखिए ये कंसेप्ट आपने फेस टू फेस की क्लास में लिखे थे, मीनिंग और कॉम्पोजिशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, क्यों बनाते हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ, कठपुतली का एग्जांपल दिया। और बेटे 2013 एक्ट में तो कंपल्सरी हो गया है कि आपको बनाना ही है। फिर बेटे मैंने होल्डिंग कंपनी बताई, होल्डिंग कंपनी इज अ बाप कंपनी, सब्सिडरी कंपनी इज अ बेटा कंपनी, बाप का कंट्रोल होता है बेटे बेटे पे। फिर मैंने कहा कि हम पूरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक एंट्री से समझ सकते हैं, कि हमें इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाना, उसकी जगह एसेट्स और लायबिलिटीज आएगी। तो देखिए मैंने लिखा नॉन करंट एसेट डेबिट, करंट एसेट डेबिट टू नॉन करंट लायबिलिटीज, टू करंट लायबिलिटीज टू इन्वेस्टमेंट्स। अब बेटे कंसोलिडेशन का मीनिंग क्या होता है, कंसोलिडेशन मींस कुछ नहीं बेटे, इन्वेस्टमेंट को बस इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाना, रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बेटे ये लॉजिक, ये कंसेप्ट कोई बता ही नहीं रहा। आप पूछिए तो सही अपनी टीचर से कि सर आप ये बताइए कंसोलिडेशन का एक्चुअली में मतलब क्या है, वो बोलेगा ही नहीं कि रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। बेटे एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट की रिप्लेसमेंट है, उसकी जगह एसेट्स और लायबिलिटीज लिखना और इन्वेस्टमेंट को हटा देना इज कंसोलिडेशन। तो बेटे फिर मैंने आपको बताया फुल कंसोलिडेशन, पार्शियल कंसोलिडेशन, सपने वाली बैलेंस शीट, अगर एक कंपनी 50% से ज्यादा या उसके डायरेक्टर्स होल्ड करती है। और फिर बेटे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अगर आपने पेमेंट ज्यादा की है, आपको मिला कम है, तो कैपिटल लॉस गुडविल, पेमेंट कम की है, ज्यादा मिला है, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, एसिड अप्रोच, 2 अप्रोचेस बताई मेरे बेटे, कितनी मेहनत की बेटे, सब फेस टू फेस की क्लासेस में लिखवाया, 8 लेक्चर्स लिए बेटे, पेन ड्राइव में भी ऐसा किया बेटे, यूट्यूब में भी ऐसा किया बेटे। मुझे तो खुशी होगी जब आप यूट्यूब में जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उसका आप फायदा उठाएंगे। बेटे मजा तो वही है ना कि सामने वाले का भला हो बेटे, मेरा आप छोड़ दीजिए बेटे, 100% जब आप खुश होंगे तो वो व्यूज, वो वाइब्रेशंस मेरे तक अपने आप आ जाएंगे। एक भी फायदा होना आपको इस 1 मिनट का भी, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया बेटे। तो बेटे फिर मैंने एसिड अप्रोच कराई, कैपिटल अप्रोच, क्यों बेटे, क्योंकि एसिड बहुत सारे हो सकते हैं, तो कैपिटल अप्रोच कराई। कैपिटल अप्रोच में चेक करिए मैंने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से लिए। फिर आपको बताया प्रॉफिट्स 2 तरह के होते हैं, एक वो जो प्री नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं, एक वो जो पोस्ट नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं। तो हम बीच में लक्ष्मण रेखा खींचेंगे, एलओसी, बोलो ना बेटे। फिर मैंने ये बनाया,
फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स आर दोस प्रॉफिट्स व्हिच आर आफ्टर दिस, इसको बोलते हैं कमाया प्रॉफिट्स। कमाया, कमाया आफ्टर एक्विजिशन, कमाया प्रॉफिट्स। और बेटे जो अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन तक मिलते हैं उसको हम शुड नॉट बी, लिखा हुआ है पोस्ट प्रॉफिट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्योंकि बेटे इन्वेस्टमेंट जिस दिन खरीदी है हम उसी दिन देखेंगे ना कि इन्वेस्टमेंट घाटे में खरीदी है या लॉस में खरीदी है। इसका मतलब उसी दिन के प्रॉफिट्स लेने हैं ना अगर हम कैपिटल अप्रोच लगा रहे हैं। बेटे समझ आया? बेटे आपको समझ आया? आओ बेटे, आओ बेटे। प्री एंड पोस्ट, पाया एंड कमाया। बेटे मैंने पाए कैपिटल प्रॉफिट्स, मैंने कमाए पोस्ट प्रॉफिट्स। फिर बेटे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के दो मेथड बताए, एसेट अप्रोच और कैपिटल अप्रोच। याद आ रहा है बेटे? बेटे फिर मैं धीरे धीरे आपको आगे लेके चला और मैंने कहा कि आपको 4-5 स्टेप्स फॉलो करने हैं प्री और पोस्ट प्रॉफिट्स निकालने के, तो बहुत आसान हो जाएगा। और मैंने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाकर दिखाया। चेक करिए बेटे, कंसेप्ट 9 तो इतना कीमती है, टोटल 24 कंसेप्ट है बेटे। अभी आधा घंटा और लग सकता है लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है बेटे। अगर आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हो, फेस टू फेस किया हो या पेन ड्राइव क्लासेस ली हो, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि सारी बातें रिफ्रेश हो जाएंगी और फिर आप देखेंगे तो कंफर्ट लेवल ज्यादा आएगा और जल्दी कम होगा। तो बेटे फिर मैंने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाया। ये मेरी खोज है बेटे, ये मैं पेटेंट करा रहा हूँ इसको, फॉर्मेट को, कि बेटे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाना जरूरी है। बेटे कुछ प्रॉफिट्स प्री, कुछ प्रॉफिट्स पोस्ट, बीच में एलओसी। प्री की जगह हम लिख देंगे जनरल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और पोस्ट में लिख देंगे जनरल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और टोटल कर देंगे। ये अभी मैं बना के दिखाता हूँ, समझाता हूँ। और फिर बेटे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का दोबारा फॉर्मेट बनाया था एज पर कैपिटल अप्रोच। और चेक करिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स आ रहे हैं, पोस्ट नहीं आ रहे। आओ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, मैं समझ गया आपको कह रही। फिर बेटे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बताया और फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बताई और फिर मैंने बेटे इतना कराने के बाद एडजस्टमेंट शुरू कर दी। तो मैं एडजस्टमेंट से पहले चाहूंगा कि आपका थोड़ा सा मनोबल मैं ऊपर कर दूं और एक हल्का छोटा सा गाना, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए। तुझे लक्ष्य है पाना, तुझे करके दिखाना, तू करके दिखाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाकर दिखाएगा, पास होकर दिखाएगा, 80 प्लस आएंगे और आप फाइनल में आ जाओ। मेरी शुभकामनाएं। 1 मिनट जो सुनिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। बेटे हर हाल में लक्ष्य को पाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं कर सकते। बेटे आपके अंदर हर कैपेबिलिटी है। जैसे हनुमान जी के अंदर सीढ़ियां थी, वो भूल गए थे कि मेरे अंदर 8 तरह की सीढ़ियां हैं, 9 तरह की निधियां हैं। और उनको नील और नल और नील ने समझाया था, हनुमान जी आप तो पवन के पुत्र हो। मैं आपसे भी यही कह रहा हूं, आपके अंदर ह्यूज पावर्स है,
आप 80 प्लस ला सकते हो। आप ये मत सोचो कि आप हिंदी मीडियम से हो, जनरल एंट्रीज नहीं आती, अकाउंट्स मुश्किल है, सब बेकार की बात है। कर सकते हो, करना है, करके दिखाना है, तभी तो रिश्तेदार आपको छोड़ेंगे, नहीं तो वो तो पकड़ के बैठेंगे आपको। फिर बेटे मैं आगे चलूं, तो मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि प्री फॉर बाइफरकेटिंग प्री and post acquisition profits. It is important to prepare analysis of profit. हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे, किसका बनाएंगे? फॉर सब्सिडरी कंपनी। कब बनाएंगे? एज ऑन डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो बेटे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाने का मैंने आपको फॉर्मेट बताया। बेटे उसमें क्या करते हैं, डब्बा बनाते हैं, यहाँ डब्बे में लिखते हैं टोटल, यहाँ लिखते हैं बेटे लाइन खींचते हैं, यहाँ लिखते हैं प्री, यहाँ लिखते हैं पोस्ट। पोस्ट के दो हिस्से बेटे, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे ये जो है पोटली खरीदने तक का टाइम पीरियड है, उन प्रॉफिट्स को हम प्री बोलते हैं। और बेटे यहाँ पर पोटली खरीदने के बाद का टाइम पीरियड है, और यहाँ जर्नल रिजर्व प्रॉफिट लॉस लिखते हैं। बेटे इसको भरने का तरीका बताया था कि पहला स्टेप होता है आप टोटल लिखें, फिर दूसरा स्टेप होता है आप इंफॉर्मेशन देके ये लिखें, और फिर तीसरा स्टेप है बेटे जर्नल रिजर्व लिखें बैलेंसिंग फिगर। इसी तरह से बेटे यहाँ पर आप एक यहाँ लिखें, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखें, और फिर यहाँ लिखें बेटे टोटल कर दें। बेटे फिर 2 + 2 3 और 3 इसका बेटे बाइफरकेशन कर दे, इसका बाइफरकेशन कर दे, और इस बाइफरकेशन में होल्डिंग माइनॉरिटी होल्डिंग माइनॉरिटी होल्डिंग माइनॉरिटी का शेयर लिख दे, और फिर आगे चले होल्डिंग माइनॉरिटी होल्डिंग माइनॉरिटी होल्डिंग माइनॉरिटी, फिर आगे चले। बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस एनालिसिस को बना लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी बहुत जल्दी निकल जाएगा, और बेटे जो भी एडजस्टमेंट होगी मैं इसी एनालिसिस में डालूंगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला जाएगा, ये माइनॉरिटी में, ये माइनॉरिटी में। और बेटे ये जो चीज है होल्डिंग कंपनी शेयर इन प्री, ये तो चला जाएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व में, लेकिन बेटे ये होल्डिंग इन पोस्ट बेटे ये दोनों चीजें जाएंगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। यही बताया था फेस टू फेस की क्लास में। आइए बेटे अब मैं थोड़ी सी बातें करूं कि आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के चैप्टर में एडजस्टमेंट कौन कौन सी कराई थी। तो बेटे सबसे पहली एडजस्टमेंट मैंने बताई थी टाइम एडजस्टमेंट। तो बेटे मैं उसकी स्लाइड खोल रहा हूं, टाइम एडजस्टमेंट एक बार देखेंगे। बेटे बेटे मैंने कराई थी टाइम एडजस्टमेंट, फिर मैं थ्योरी में आ रहा हूं बेटे, उसके बाद आता हूं। बड़ी बड़ी मेहनत की 14 एडजस्टमेंट्स करा डाली। बेटे पहली थी टाइम एडजस्टमेंट। तो ये समझना है कि टाइम एडजस्टमेंट में हम करते क्या है। बेटे अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर्स बीच में लेती है, मतलब विद इन द मिडिल ऑफ द ईयर लेती है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में भी नहीं लेती, एंड में भी नहीं लेती, बिगिनिंग में भी नहीं लेती, एंड में भी नहीं लेती, कहीं बीच में लेती है, बिगिनिंग में भी नहीं लेती, एंड में भी नहीं लेती, कहीं बीच में लेती है, तो बेटे बेटे फिर हमें टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बेटे जिस दिन उसने शेयर्स खरीदे उस दिन तक के प्रॉफिट्स को हम प्री बोलते हैं, तो फिर हमें टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जरा देखिए मैंने यही बात तो बताई कि 3 केसेस पॉसिबल है। इफ शेयर्स आर परचेज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इफ शेयर्स आर परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे टाइम एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। एंड इफ शेयर्स आर परचेज इन बिटवीन द ईयर,
तो बेटे हमें टाइम एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ये देखो कितनी मेहनत से बेटे एक्सप्लेन किया, बिगिनिंग, एंड एंड इन बिटवीन। और बेटे जब इन बिटवीन होता है तो हमें टाइम एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, टाइम रेशियो निकालते हैं कि भाई कितने महीने प्री के और कितने महीने पोस्ट के। फिर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में बताया कि कैसे इसकी टाइम एडजस्टमेंट करते हैं। तो बेटे एक मेरी क्लास ऐसी है जिसमें आपको ज्यादा वर्किंग नोट्स नहीं बनानी, एक ही वर्किंग नोट के अंदर एक एनालिसिस में सारी एडजस्टमेंट चला दी। आपने कभी शतरंज खेली है बेटे, वजीर सारी चालें चल रहा था एक चाल को छोड़कर घोड़े की, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से बेटे एक एक एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में ही सारी एडजस्टमेंट समान आ जाएगी, मिल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो बेटे देखो टाइम एडजस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस में से लेस किया और बेटे उसको दिखाया मैंने टाइम एडजस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस पोस्ट में से लेस किया और प्री में दिखाया। क्यों लेस किया, क्योंकि बेटे हम पहले टोटल लिखते हैं, फिर प्री लिखते हैं और फिर बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस लिखते हैं। अब वो जो प्रॉफिट लॉस बैलेंसिंग फिगर वो 12 महीने की है और 4-5 महीने अगर प्री के हैं तो उतने प्रॉफिट वहां से लेस करके वहां करते थे। याद आ रहा है, आ रहा है बेटा? तो बेटे टाइम एडजस्टमेंट मैंने कराई, फिर मैंने दूसरी एडजस्टमेंट कराई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बेटे ऐसा भी तो हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को गुड्स बेच रही हो या सब्सिडरी होल्डिंग को बेच रही हो। बेटे ऐसा होता ही है। बेटे रिलायंस ने हजारों सब्सिडियां बनाई हुई है। ये जो कंपनी है ना, ये जान के बहुत सारी सब्सिडीज बना देती है और उसके साथ ट्रेड करती है। टैक्स प्लानिंग हो सकती है बेटा इससे। अब मैं टैक्स प्लानिंग में नहीं जाऊंगा, मैं ये कहना चाहता हूं अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को अपना गुड्स या सामान बेचा तो बेटा वो प्रॉफिट में बेचेगा। तो सब्सिडरी ने आगे बेच दिया, बट मान के चलते हैं कि 1000 यूनिट होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचे और सब्सिडरी उसमें से 800 आगे बेच दिए, 200 अभी भी है। तो बेटे उस 200 यूनिट की कॉस्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम बना रहे हैं तो बेटे होल्डिंग और सब्सिडरी तो एक ही बन गई। तो होल्डिंग ने तो प्रॉफिट में बेचा है, तो बेटे वो प्रॉफिट पे कॉस्ट आ रही है। और बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहती है, इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए। तो वो जो स्टॉक पड़ा है अभी क्लोजिंग स्टॉक किसके पास, सब्सिडरी के पास, कहां से खरीदा था, होल्डिंग से, उसमें जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। उस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी है, बड़ी सिंपल सी एडजस्टमेंट है बेटे, प्रॉफिट कम कर दो, स्टॉक कम कर दो। तो स्टॉक कम करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट कम करने के लिए डेबिट कर देंगे। लो ना बेटे, कितनी तो मेहनत की, देख लो, लो बेटे। फिर एडजस्टमेंट 3, अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया और वो एक्विजिशन से पहले हुआ तो बेटे एक्विजिशन के पहले वाले प्रॉफिट से ही एडजस्ट करना चाहिए। मोटी सी बात है, जिस पीरियड का लॉस हुआ उसी पीरियड के प्रॉफिट से कम होना चाहिए। जिस पीरियड में गेन हुआ एबनॉर्मल गेन, उसी पीरियड के प्रॉफिट्स में ऐड होना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं एडजस्टमेंट 3, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो बेटे क्या होता है कि जब हम प्रॉफिट लॉस एनालिसिस बनाते हैं ना बेटे, तो टोटल लिखते हैं। टोटल के बाद पहला पॉइंट होता है टोटल, फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटे, प्री प्रॉफिट्स लिखते हैं, ब्रॉट डाउन वाला प्रॉफिट, और तीसरा पार्ट होता है बेटे करंट पोस्ट में प्रॉफिट लॉस। अब होता क्या बेटे, वहां बैलेंसिंग फिगर आ जाती है और एबनॉर्मल लॉस उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, और एबनॉर्मल लॉस उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो बेटे उस एबनॉर्मल लॉस जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, इसका मतलब वो पोस्ट के प्रॉफिट से लेस हो गया। तो इस एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को पोस्ट के प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं और प्री प्रॉफिट में से लेस करते हैं। यही तो लिखा है बेटे, देखो देखो ना बेटे। Hence there is a need of adjusting profits of subsidiary company। बेटे सब आपने बातें लिखी हुई हैं, फेस टू फेस, पेन ड्राइव, यूट्यूब में सब लिखा हुआ है। ये तो रिविजनरी वीडियो है, आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। ये देखो कितनी मेहनत की बेटे, है कोई माइकल लाल जिसने इस तरह से पीपीटीज बना के, फ्लो चार्ट्स बना के आपको समझाया हो? आप बस कॉम्बो पैक में जा रहे हैं, फ्री के चक्कर में जा रहे हैं, 6-6 महीने बर्बाद कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन को बेटे। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग आप ये समझ लीजिए कि 80+ लेकर आएगा।
ये देखिए, फिर मैंने एनालिसिस में बता दिया कि एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। यहाँ देखिए एबनॉर्मल लॉस प्लस कर दिया, ये देखिए यहाँ प्लस किया और यहाँ माइनस कर दिया, और फिर टाइम एडजस्टमेंट की। फिर बेटे मैंने कराया एबनॉर्मल गेन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, बिल्कुल वही है बेटे, बस वहां पर लेस करना है, वहां प्लस करना है बेटे। ये देखो बेटे, ये माइनस होगा बेटे, यहाँ गलती से हो गया, इसमें माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे बेटे। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बताने जा रहा हूं, और उस एडजस्टमेंट का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। बेटे आपको मैंने अभी अभी बताया कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उस पोर्टली को कन्वर्ट कर रहे हैं, उस पोर्टली को हम चेंज कर रहे हैं, और उसकी जगह क्या लिख रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज, और उसी दिन कर रहे हैं, उसी दिन प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं जिस दिन हमने वो पोर्टली खरीदी थी। तो बेटे कई बार ऐसा भी तो होता है कि बैलेंस शीट में बुक वैल्यू आ रही होती है, और जिस दिन हमने पोर्टली खरीदी थी उसकी बाजार में मार्केट वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो बेटे अगर ज्यादा है तो बेटे उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और अगर कम है तो रिवैल्यूएशन लॉस। बेटे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो या रिवैल्यूएशन लॉस हो, कैपिटल इन नेचर का है, कैपिटल इन नेचर का है, क्योंकि वो एक्विजिशन तक हुआ। तो बेटे उसके बाद फिर मैंने आपको बताना शुरू किया था, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यूज एंड मार्केट वैल्यू शुड बी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये देखो बेटे क्या स्लाइड बना है। और फिर बेटे सारा कुछ समझाने की कोशिश की कि आपने पोर्टली खरीदी है, यहाँ वैल्यू है वहां की, और यहाँ की मार्केट वैल्यू दी है, तो पहले बुक वैल्यू को यहाँ तक लेकर आओ, अगर उसमें डेप्रिसिएशन नहीं है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो, और अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है तो बिगिनिंग की वैल्यू एंड की वैल्यू का डिफरेंस देखो, डेप्रिसिएशन निकालो, फिर यहाँ तक डेप्रिसिएशन लाओ, ऐसे 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 बेटे सब बताया बेटे, सारी स्लाइड्स लिखवाई है, सारे कंसेप्ट बताए मेरे बच्चे, ये डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला बताया बेटे। प्लीज ये टॉपिक करके जाना। अगर आपको थोड़ी सी भी ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मेरे YouTube की वीडियो पर जाएं, वहां पर जाकर चेक करें बेटे, मैंने सारी बातें बताई हैं, आप प्लीज देखें कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बेटे कैपिटल प्रॉफिट होता है, बेटे प्री में ऐड कर दे, बेटे प्री में ऐड कर दे, तो बेटे रिवैल्यूएशन लॉस कैपिटल लॉस होता है, बेटे वहीं से लेस कर दे, और बेटे इसमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेना होता है, वो डेप्रिसिएशन पोस्ट से लेस करते हैं। यही तो बताया था बेटे फेस टू फेस की क्लास में, उन 8 लेक्चर्स में, वो 8 लेक्चर्स, वो 8 दिन याद है। आओ बेटे इसके बाद मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ूंगा मेरे बच्चे, आओ ना आओ ना आओ ना मेरे बेटे। एडजस्टमेंट 6, बोनस शेयर्स। कई बार सब्सिडरी कंपनी अपने इक्विटी होल्डर्स को बोनस दे देती है, और बोनस कहां से दिया जाता है, प्रॉफिट से देते हैं। सेबी की गाइडलाइंस ये कहती है कि जब आप बोनस दे रहे हो तो बोनस शुड बी गिवन आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। बेटे बोनस का मतलब क्या है, मैंने आपको बोनस का अलग से चैप्टर भी कराया शेयर कैपिटल में। बोनस का मतलब है दान देना, दान देना, आप दान दे रहे हो, तो बेटे दान तो धनी लोग देते हैं ना, ऐसा ना हो ना कि आप दान देते देते अपनी कंपनी को डुबो दो। तो लॉ मेकर्स कहते हैं कि आप बोनस शेयर्स प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से ही दे सकते हैं। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सब्सिडरी कंपनी ने बोनस की एंट्रीज ऑलरेडी पास कर दी है, या सब्सिडरी कंपनी ने बोनस की एंट्रीज पास नहीं की। क्योंकि अगर कर दी है तो बेटे सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट की जो शेयर कैपिटल है वो इंक्लूडिंग बोनस है, और अगर नहीं की तो एक्सक्लूडिंग बोनस है। 99% क्वेश्चंस में नहीं की होती। 1% क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने अपनी किताब में भी दिया हुआ है कि सब्सिडरी कंपनी ने बोनस की एंट्री पास कर दी, जहां से लेस करना था कर दिया, शेयर कैपिटल में ऐड कर दिया। तो बेटे इस बात का ध्यान रखना है, वो पता चल जाएगा बेटे वोटिंग राइट से। आप देखिए
ये देखिए, ये देखिए मेरे बेटे, बोनस शेयर शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि बोनस शेयर्स इक्विटी शेयर्स को मिलते हैं, और इक्विटी शेयर्स दो है, एक होल्डिंग कंपनी के और एक सब्सिडरी कंपनी के पास और माइनॉरिटी के पास। तो बेटे फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना कि माइनॉरिटी को कितने मिलेंगे और होल्डिंग को कितने मिलेंगे। फिर बेटे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, जो वादा किया बेटे मैंने निभाया। फिर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में ही सारे वर्किंग नोट्स बना दिए। अगर आपने अलग वर्किंग नोट्स बनाए हैं तो आपको नहीं सही बताया गया, एक एनालिसिस से ही सारे काम होते हैं, आपको रटवाया गया है, लॉजिक्स नहीं पता चले मेरे बेटे, आप भीड़ के चक्कर में पागल बन गए। भेड़ चाल सुनिए, भेड़ का दिमाग नहीं होता, आगे जहां भेड़ जा रही होती सारी भेड़ें वहीं चली जाती हैं, इसको बोलते हैं भेड़ चाल। तो बेटे प्लीज आप सभी भेड़ चाल के चक्कर में ना जाएं। तो रेक्टिफिकेशन वगैरह उस सबसे कीमती एडजस्टमेंट बताने जा रहा हूं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। मैंने आज तक 99% क्वेश्चंस में इस एडजस्टमेंट को देखा है, ये आती है, आ रही है, इंपॉर्टेंट है बेटे। आपको पता है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड देना हो तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में देती है, और एनुअल जनरल मीटिंग उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद आता है। तो बेटे मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर उस कंपनी को डिविडेंड देना है, ठीक है, तो इस साल देगी पिछले साल का, तो डिविडेंड तो पिछले साल के प्रॉफिट से देना चाहिए ना। जिस ईयर का डिविडेंड आप दे रहे हो उसी ईयर के प्रॉफिट्स में से लेस होना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। बट बेटे जब आप एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं ना, तो टोटल वैल्यू लिखते हैं, प्री फिर लिखते हैं, ब्रॉट डाउन फिर लिखते हैं, और बैलेंसिंग फिगर आप पोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। क्योंकि आप बैलेंसिंग फिगर पोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली प्री एक्विजिशन डिविडेंड पोस्ट में से लेस हो गया। तो बेटे इसकी एडजस्टमेंट एक तो ये करनी है कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो पिछले साल का था, पिछले साल के प्रॉफिट से होना चाहिए था, इस बार हो गया, ऐड कर दो, ऐड प्री एक्विजिशन डिविडेंड, यहां पे ऐड कर दो, और पिछले साल प्री में से लेस कर दो। एक तो ये बेटा चेक करो, देखो बेटा मैंने कितनी मेहनत से इफेक्ट्स में लिखवा है। एड बैक डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर, इफेक्ट 1, एंड डिडक्ट डिविडेंड पेड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। इसी तरह से बेटे डिविडेंड प्री जो होता है उसके दो तीन नाम है बेटे, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। तो बेटे ये बताया, फिर मैंने इसको चित्र से समझाया था फेस टू फेस की क्लास में कि आपने एक्वायर अब किया, ये साल दूसरा चल रहा है, लेकिन कंपनी इस साल में पिछले साल के प्रॉफिट्स का डिविडेंड दे रही है। बेटे बेटे ऐसे 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 मेरे बेटे, ऐसे 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 देखो बेटे, लेकिन जो मेन चीज है वो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि बेटे एडजस्टमेंट 9 सबसे कीमती है इस दुनिया की। क्या बोला मैंने? दुनिया की एडजस्टमेंट्स में से सबसे प्रीशियस है एडजस्टमेंट नंबर 9। इसलिए ध्यान से सुनना, जो डिविडेंड अभी अभी मैंने डिस्कस किया सब्सिडरी कंपनी ने दिया पिछले साल के प्रॉफिट्स में से, इस साल दिया एजीएम में, तो वो डिविडेंड प्री में से देना चाहिए। इसका मतलब उस डिविडेंड का नेचर कैपिटल इन नेचर है, और अगर हमने वहां से दे दिया तो बेटे होल्डिंग कंपनी को भी मिला होगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी तो अभी शेयर होल्डर बनी है, लेकिन उसको पिछले साल के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड मिला होगा। तो बेटे होल्डिंग कंपनी को जब लास्ट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड मिला है तो बेटे वो तो कैपिटल इन नेचर का है, प्री नेचर का है, कैपिटल इन नेचर का है। इसका मतलब वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कैपिटल आइटम है। कैपिटल आइटम कभी भी प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट नहीं होती। अब 99 क्या 100% केसेस में जो होल्डिंग कंपनी का मुंशी है उसने बीकॉम पास की होगी, उसको पता ही नहीं होगा कि इसका नेचर कैपिटल है, और वो गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में, गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर देगा। तो आपको उसकी रेक्टिफिकेशन करनी है, उसकी भूल सुधार करनी है,
कैसे होगी? जहां गलती से क्रेडिट हो गया वहां से लेस कर दो, और जहां से होना चाहिए था वहां पर इफेक्ट ले लो। देखो बेटे, यही तो बात बताई थी मैंने। ये देखो बेटे, कितनी मेहनत की, सारी एंट्रीज बताई है। कोई माइकल लाल बेटे सारी एंट्रीज बताई, और फिर बताया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप जरूर मान लेना कि उसने गलती से क्रेडिट किया है। और फिर उसके बाद बेटे मैंने बड़ी सारी बातें बतानी शुरू की। बेटे मैं दोबारा से एक बार आ रहा हूँ, वो मैंने शायद खोली नहीं थी। आइए बेटे, देखो ना बेटे, फिर मैंने कहा था प्रेफरेंशियल कैपिटल हो तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। रात को जब भूत प्रेत जब सो रहे होंगे, जीव जंतु जब रो रहे होंगे तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेटे प्रेफरेंशियल कैपिटल हो तो क्या करेंगे? ये बात मैं बता चुका हूँ, ठीक है जी। ये बताइए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन की क्लास है, 1 घंटा लग ही चुका है, तो मैं चाहता नहीं कि आपको फिर कॉमन ट्रांजैक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 11 कि भाई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कुछ सामान बेचती है उधार में, तो इसकी बुक्स में डेटर्स आ रहे हैं, इसकी बुक्स में क्रेडिटर्स आ रहे हैं, या इसकी बुक्स में बीआर आ रहे हैं, इसकी बुक्स में बीपी आ रहे हैं, या इसकी बुक्स में बीआर आ रहे हैं, इसकी बुक्स में बीपी आ रहे हैं, या इसने डिबेंचर इशू किए और इसने इन्वेस्ट किए, या इसने इशू किए और इसने इन्वेस्ट किए। जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, कमर सीधी रख लीजिए पहले, कुछ तो ढीले होकर बैठ गए। नहीं बेटे, कमर सीधी, विद्या का धन तभी आता है जब आप कमर सीधी करके बैठेंगे। तो बेटे जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो होल्डिंग और सब्सिडियरी तो बिल्कुल उसके सारे एसेट्स ऐड कर देंगे, लायबिलिटीज ऐड कर देंगे। बेटे देने भी आप ही ने, बेटे लेने भी आप ही ने। बेटे फिर हम देने और लेने को लेस कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ कॉमन ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन ऑफ कॉमन ट्रांजैक्शंस। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर इसने बिल रिसीवेबल इशू किए और इसने बीपी लिए तो बेटे कई बार जिसके पास बीआर होते हैं ना, वो बिल्स को डिस्काउंट करा लेता है। तो बेटे अगर सारे डिस्काउंट करा लिए तो फिर एलिमिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए दोनों के पास वो चीजें होनी चाहिए, तभी एलिमिनेशन हो सकती है। तो जितने हैं जो डिस्काउंट नहीं कराए बिल्स, उन्हीं की एलिमिनेशन पॉसिबल है। तो बेटे ये बात बताई। फिर मैंने आ गया था कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, ये छोड़ सकते हैं बेटे। मैंने ईमानदारी से बता रहा हूं, जो भी बताया अभी तक अगर आप ईमानदारी से कर लें तो इससे ज्यादा की कोई जरूरत है नहीं। प्रपोज डिविडेंड, अगर आप प्रपोज डिविडेंड का इफेक्ट नहीं भी लेते तभी चलेगा। फिर ये बात मैंने बताई थी। फिर बताई थी कि अगर 2 सब्सिडरीज हो, बेटे अभी तक एक सब्सिडी थी तो दो तरह के, 2 बार एनालिसिस, 2 बार माइनॉरिटी, 2 बार कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बोलो बेटे, हमने क्वेश्चन भी किया था सन मून और स्टार का जो स्टडी देखा था। बेटे क्या क्या नहीं किया, मैं पूछो मत बेटे, बस मेरे को तो वही दिन याद आ रहे हैं फेस टू फेस के, जब आप मेरे सामने बैठे हुए थे और मैं थ्योरी के क्वेश्चंस भी करा रहा था। है कोई बेटा, कोई भी है जिससे आपने पढ़ा भी हो? क्या कोई क्वेश्चंस दिए थ्योरी के? क्या समझाए? क्या आंसर्स भी दिए? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से कराई है? क्या ऑडिटिंग बीच में कराकर ध्यान से कराई है? नहीं बेटे, ऑडिटिंग देख रहा हूं कि लास्ट में कराई जा रही है। बेटे दुख की बात है कि आपका ऑडिटिंग में ध्यान कम रहता है। बेटे जिसको लास्ट में करेंगे तो ध्यान भी तो लास्ट वाला ही होगा। तो बेटे थ्योरी के क्वेश्चंस मैंने सारे लिखे, कब आए थे, कौन से ईयर से थे, ये सारे बेटे करके जाने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने फेस टू फेस की क्लासेस में बताए हैं। बेटे इसके साथ अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखें तो बेटे 35 क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिकल, और बेटे कंसेप्ट वाइज दिए थे। जैसे मैंने कहा 24 कंसेप्ट है, उसमें 14 एडजस्टमेंट्स हैं, तो बेटे मैंने एडजस्टमेंट वाइज क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको मैंने फेस टू फेस की क्लास में कराए हैं। बेटे मैं क्या बताऊं, अभी तो नहीं, लेकिन पेपर आप दे दे फिर आपको याद आएगा कि मैंने सच में क्या कराया था। और बेटे मजे की बात क्या है कि मैंने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट जो प्रिपेयर किया, जो मेथड इन सभी क्वेश्चन में फॉलो किए अपने हिसाब से किए। मतलब जो आपको बुक में जो मेथड मैंने बताया उसी तरह से किए। ऐसा नहीं कि बताया कुछ किया कुछ, इस क्वेश्चन में कुछ, उसमें कुछ, इसमें नहीं बेटा, सब में एक जैसा ही किया। मेरी को पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कुछ तो जरूर फायदा देके जाएगा। और आप मुझे मिले या ना मिले, हम कभी जाने एक दूसरे को या ना जाने, कोई बात नहीं,
भावना एक ही है कि आप मेरे YouTube पे वीडियो देख लीजिए, देखने हो तो पास हो जाइए बेटे, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। पापा कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा नाम करेगी। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी। बेटे हम फेस टू फेस की क्लास में बी हैप्पी और पेन ड्राइव की क्लासेस में 3 बार जब भी क्लास खत्म होती है तो ये बोलते हैं बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल। बेटे सच में अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हो, आप भी जहां बैठे बोलिए बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल। बेटे बिल्कुल इसी तरह से मुस्कुराते रहे, फिर मिलेंगे बेटे।